नमस्कार दोस्तों। अभी तो को रूम थिएटर की हमारी लाइव शो सीरीज की 11वीं कड़ी में एक बार फिर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। इस उम्मीद के साथ कि हमने अपने आस-पास जीने के लिए जो न्यूनतम ज़रूरतें हैं वो बचा रखी हैं, यानी कि उम्मीद और अपने आप पर भरोसा, ऊपर वाले पर भरोसा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये यकीन, क्योंकि इस वक़्त इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। हम सब कहीं न कहीं एक अवसाद के रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन याद रखिए इस रास्ते पर कहीं ठहरना नहीं है, तेजी से निकल जाना है ताकि उसके बाद एक नया दिन, नया सवेरा हमको देखने को मिले और फिर से ज़िंदगी की उम्मीदें और खुशियाँ हमारे साथ हों। बहरहाल इस समय सब लोग अपनी-अपनी जगह पर जहाँ हैं वो अपनी-अपनी भावनाओं से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं और हम चाहते हैं कि वो चलती रहें ताकि उम्मीदें हमारी बनी रहें। आज इस प्रोग्राम में हमारी जो कलाकार हैं वो हैं काजल सूरी, जो बेसिकली जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पे जन्म लिया है उन्होंने और जिसे कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी है वो। रंगमंच से, रेडियो से, लेखन से, बहुत अलग-अलग विधाओं से जुड़ी हुई हैं और पारंगत हैं उसमें की काजल जी। तो उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह पहले हम देखते हैं उनकी एक छोटी-सी एकल प्रस्तुति और उसके बाद हम करेंगे बातचीत काजल सूरी जी से। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारी आज की कलाकार काजल सूरी जी से और उनको सौंपते हैं ये कार्यक्रम की बागडोर कि वो परफॉर्मेंस अपनी दें। काजल जी। मैं मैं यहाँ रोज आती हूँ। यहाँ यहाँ शाम को कोई नहीं आता। यहाँ से यहाँ से मैं सितारों को देखती हूँ। जानते हैं, मुझे सितारों को देखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लेकिन मुझे मुझे लोगों से बहुत डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है लोगों से। भीड़ को देखती हूँ ना, तो लगता है कि जैसे जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। मुझे मुझे लोग अच्छे नहीं लगते। लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा ना कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। आपने आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ परेशान किया है। परेशान किया है और प्रताड़ित किया है। चलिए, आप चले जाइए यहाँ से और जाकर आराम कीजिए। गो गो एंड टेक रेस्ट एंड लीव मी अलोन। आई सेड लीव मी अलोन। वेट 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 वेट। आप आप आराम कैसे कर सकते हैं? आई वाज जस्ट वॉन्डरिंग कि कोई अगर किसी को परेशान करता है तो वो आराम कैसे कर सकता है? आपने आपने तो मुझे कदम कदम पर परेशान और प्रताड़ित किया है। जाइए यहां से। आई सेड गो। रुकिए, प्लीज वेट। मैं मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं आपसे मिल नहीं पाई ना। एक्चुअली आई वॉज बिजी। क्या बिजी थी? मैं बदसूरती की फसल को उखाड़ कर
खूबसूरती की फसल तैयार करने में बिजी थी। बहुत वियर्ड है ना ये? यस, आई नो इट्स रियली वियर्ड। पर क्या आप नहीं मानते कि लोग दूसरे के मातम की खेती पर ही अपनी जमीन को उपजाऊ करते हैं? डोंट यू थिंक सो? और आप मेरा इलाज नहीं कर सकते। आप भगवान नहीं है। कितने सालों से मैं अपना इलाज करवा रही हूं आपके पास, लेकिन आप मेरा इलाज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप मुझे ठीक भी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ एक मरीज हूं आपके लिए, और कोई भी वो मरीज जो आपके लिए लाभहीन हो, लाभहीन, वो आपके लिए यूजलेस है। उसका आप इलाज नहीं कर सकते। सुनो, आप गए नहीं? ठीक है, मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताती हूँ जिसके पास एक पौधा था। हाँ, पौधा था उसके पास, और उस पौधे में जंगली घास थी। वो जंगली घास जिससे कैंसर का इलाज हो सकता था। यस, कैंसर का इलाज। लेकिन जैसे ही लोगों को उस जंगली घास के बारे में पता चला, वो विलुप्त हो गई। विलुप्त हो गई वो। तो फिर लोगों का इलाज कैसे हो सकता था? आई नो कि आप मेरी इस कहानी पर बिलीव नहीं करेंगे। आप लोग तो केवल दंत कथाओं में ही यकीन रखते हैं। तो रखिए, मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपसे मिलने से पहले मैं बहुत खुश थी, अकेली थी, and I was so happy। जानते हैं कि मैं अकेली हूं, लेकिन अकेली नहीं। मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ इस घर में कोई रहता है। कोई कोई रहता है मेरे साथ। आत्माएं, साए, ये सब मेरे मेरे आस पास रहते हैं। इन्होंने 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 खुद को मुझ पर हावी कर दिया है। हावी कर दिया है। आत्माएं रहती है मेरे साथ। अंधेरा हो रहा है, लेकिन मुझे घर नहीं जाना। मुझे घर नहीं जाना। आपको पता है, मेरी माँ मेरी माँ एक सितारा बन गई है, और मुझे मुझे सितारों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है।
मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इनसे अपने मन की हर बात करती हूँ। ये सितारे बस चमकते रहते हैं। किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाते, किसी को परेशान नहीं करते। मैं भी उन सितारों के साथ चमकना चाहती हूँ और एक सितारा बनना चाहती हूँ। एक सितारा जो सिर्फ रात को चमकता है और सबको रोशनी देता है। इन सितारों से मैं अपने मन की बात करती हूँ। उनसे मैं अपनी इच्छाएं पूरी करने को कहती हूँ, अपनी सारी इच्छाएं। क्या मैं आपको बताऊं कि मैं उनसे क्या मांगती हूँ? गेट लॉस्ट। मुझे तुमको कुछ नहीं बताना। मैंने कहा ना, चले जाओ यहां से, चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अपने उन सितारों के साथ अकेला छोड़ दो। चले जाओ। से गेट लॉस्ट। काजल जी, बहुत ही खूबसूरत आपकी प्रस्तुति, आपका अभिनय, आपके एक्सप्रेशन और जो स्क्रिप्ट थी। नो डाउट हम लोग रंगमंच के हैं तो हम लोग ये भी समझते हैं कि जो कुछ डायलॉग डिलीवरी हुई है उसे लिखा गया है, और जो कुछ लिखा गया उस भाव को उतनी ही भाव प्रवणता से अपनी एक्टिंग में उतार पाना। तो हालांकि मैंने आपका जो प्रोफाइल पढ़ा उसमें मैंने पढ़ा कि आप सिर्फ एक्ट्रेस नहीं हैं, आप बहुत कुछ हैं। आपने थिएटर में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां और सम्मान पाया है। आप दूरदर्शन, आप रेडियो, आप जर्नलिज्म, हर जगह सक्रिय रही हैं। लेकिन इस वक्त आपके इस परफॉर्मेंस को देखकर कोई ये कह नहीं सकता कि आप कोई मजी हुई अभिनेत्री नहीं है, और सिर्फ अभिनेत्री नहीं है जो फुल टाइम अभिनय करता होगा, जिसमें पूरा डेडिकेशन सिर्फ एक्टिंग में लगाया होगा। इतनी इंटेंसिटी अक्सर उसकी एक्टिंग में होती है। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद दूंगी। आज विशेष धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि हम सबको पता है कि हम सभी एक अलग भावुक क्षण से गुजर रहे हैं। मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति में बहुत बार टूट टूट जा रहे हैं, लेकिन संभल रहे हैं, अपनों को संभाल रहे हैं, अपनों के लिए संभल रहे हैं। तो आज आपने ऐसे ही मेरी, हमारी अभितोकों की और खास तौर पे हम सबकी प्यारी विभा दीदी की जो इल्तिजा थी, आपसे अनुरोध था, प्यार भरा उनका आमंत्रण था, उसे स्वीकार किया। तो आपसे बातचीत में मैं विभा दीदी को शामिल ना करूं तो ये बातचीत हमारी अधूरी होगी। मैं दीदी को शामिल कर रही हूँ कि दीदी आए और स्वयं आपको धन्यवाद दें और आपके बारे में जो कुछ उनको भावना अपनी व्यक्त करनी है वो कहें। विभा दी हमारे साथ हैं। थैंक यू प्रतिमा और थैंक यू काजल के आज 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 का समय मैं यहाँ हमारे जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं उन सबको मेरा हार्दिक प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। और आज का समय सचमुच बहुत ही गंभीर समय है, बड़े ही संकट का समय है और हम हर बार विचलित हो जा रहे हैं। कह सकते हैं कि आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, गला भर आ रहा है, जबान नहीं खुल रही है, हम क्या बोलें, हमारी ही समझ से बाहर की बात अब हो रही है। और ऐसे में, ऐसी स्थिति में कुछ भी करना और खास तौर से कोई परफॉर्मेंस करना, ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और अभी लगातार जैसे हम ये कहें कि पिछले 2-3 दिनों में रमेश उपाध्याय जी चले गए, कल परसों चित्रा सिंह जी चली गई जो थिएटर का इतना बड़ा नाम थी, आज अरविंद कुमार जी चले गए, कांतिलाल जी चले गए। मतलब ये तो कुछ नाम हैं जो
और जिनके लिए चले गए कहने में भी बहुत ही लगता है, और मैं नहीं कहती, हमने कहा कि वो शरीर से गए हैं लेकिन वो यादों से हमारे साथ हैं, हमारे दिल में हैं और हमेशा हमारे दिल में रहेंगे और हमें प्रेरित करते रहेंगे। ऐसे में, ऐसे मुश्किल समय में मैं समझ सकती हूँ कि काजल और हम जैसे सभी की बड़ी स्थिति जो है, मानसिक रूप से हम लोग बहुत ही विचलित हैं। और मैंने काजल से कहा, काजल ने कहा कि दीदी मेरी स्थिति बहुत ही नाजुक सी है, और मैंने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा भी कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तो तुम रहने दो, मैं देखती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम जो थिएटर का जज्बा होता है और जो थिएटर की बात होती है, उस थिएटर की बात ने कि द शो मस्ट गो ऑन, जिस पर हम बिलीव करते हैं, और काजल का भी इस पर बिलीव है, क्योंकि काजल पिछले 30 साल से रंगमंच कर रही हैं। काजल कोई आज उठ करके खड़ी नहीं हुई है, और जम्मू से आई हुई है। जम्मू से आजकल अपने काम के सिलसिले में दिल्ली में है, लेकिन जम्मू कश्मीर हम हमारे लिए वो एक ख्वाबों की नगरी है, ख्वाबों का शहर है। और वहां मैं एक बार गई हूँ और मुझे मालूम है कि वहां चीजें कितनी मुश्किल हैं, वहां कितनी मुश्किलातें हैं। और ये मुश्किलात कोई आज की मुश्किलात नहीं है। ये मुश्किलात वहां तो लगता है जैसे कि जम्मू कश्मीर कश्मीर ने पिछले कुछ सालों से, मतलब डिकेड्स एंड डिकेड से अपने अपनी पेशानी पर कुछ लिखवा लिया है। और वैसे दुरूह परिस्थिति में, दुरूह हालात में काजल ने 30 साल तक थिएटर किया है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म किया है, और वहां के दूरदर्शन के लिए नाटक लिखे हैं और किए हैं, टीवी सीरियल्स लिखे हैं और किए हैं, और कहानियां लिखी हैं और वहां उनका मंचन और पाठ करवाया है। तो काजल दिल से कमजोर है लेकिन इरादे से मजबूत है, और उस दिल से कमजोर हम सभी हैं, रहना भी चाहिए, लेकिन इरादों से फौलाद होना ही हमें अपने दिल और दिमाग दोनों को एक साथ लेकर के चलता है। और काजल, मैं आज आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने हमारे हमारे इस विश्वास की रक्षा की है कि हर संकट में हम इंसान हैं, और इंसान का पहला धर्म होता है जीना, और जीने के साथ अपने आसपास को, खुद को संभालना, सबसे पहले खुद को संभालना और उसके बाद अपने आसपास को संभालना। और आज आपने अवितोको को भी संभाला है अपनी प्रस्तुति से। और मैं कहना चाहूंगी कि आप खुद को भी, मैं देख रही हूँ कि आप आपकी आंखें रुक नहीं रही हैं, आप बहुत भावुक हो रही हैं। लेकिन हमने कल भी आपसे कहा था कि, और आप सभी से कह रहे हो कि रोना कहीं से कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। ये कहना ही अपने आप में बहुत बेतुका है कि क्यों रोते हो और क्या औरतों की तरह रोते हो। रोना एक बहुत बड़ा कैथारसिस है, एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, अभ्यास है। और जरूर रो लीजिए ताकि मन हल्का हो जाए और हम फिर से नए संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जिंदगी इसी संघर्ष का दूसरा नाम है। और काजल आज हमारे साथ हैं। मैं काजल ने कई कल क्यों आज काजल यहाँ आई हैं, इसका भी एक कारण है जो काजल ने खुद कहा कि दीदी ये है। और हमने कहा कि अगर ये ऐसी बात है, इतनी गंभीर बातें भी अब हो रही हैं जिसकी संभावना, जिसकी आशंका मुझे थी, और अगर ये ऐसी घटनाएं ऐसे अवसादग्रस्त समय में हो रही हैं तो हम क्या करें। इन्होंने कहा मैं आऊंगी, मैं प्रस्तुति भी करूंगी और मैं लोगों को एड्रेस भी करूंगी, बताऊंगी भी कि एक कोरोना तो एक संकट है ही, कोविड को तो हम फेस, उसके बेड, वेंटिलेटर और दवाइयां और ऑक्सीजन और ये सब तो हम फेस कर ही रहे हैं, लेकिन अब इसके साथ जो दूसरी समस्याएं हो रही हैं उसके बारे में काजल यहाँ हम सबसे बात करेंगे। मैं अब काजल को यहाँ इनवाइट करती हूँ। काजल अपनी बात रखें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया विभा दी और प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विभा दी, आप खुद ही एक वॉरियर हैं, आपसे कितने लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, और मुझे लगता है बहुत सारी महिलाएं खास तौर पर, मैंने भी आपसे बहुत इंस्पिरेशन ली है। यू आर वॉरियर, और आपसे इंस्पिरेशन लेकर ही मैं यहाँ हूँ। कल तक तो मेरी मेंटल जो हालत थी बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे लोग जा रहे हैं जिनसे अभी कुछ दिन पहले ही बात होती है और पता चलता है कि वो है ही नहीं।
तो और साथ साथ यही नहीं, यंग लोग भी जा रहे हैं और डिप्रेशन के मारे लोग अपनी 4th या 5th फ्लोर से कूद कर अपनी जान दे रहे हैं। ये भी इंसिडेंट यहाँ हुआ है, इट वाज टेरिबल। और अगर उन डिप्रेशन के पलों को हम कुछ देर के लिए भले ही अलग कर दें, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है जिसपे इस तरह के जितने लोग शोज कर रहे हैं, चाहे आप जिस तरह से कविता मांग कर रही हैं, कविता पाठ को लेकर कर रही हैं, ये प्रोग्राम कर रही है, या मैं शख्सियत लेकर कर रही हूँ, या बहुत सारे लोग अलग अलग शोज कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी अगर एनर्जी मिलती है लोगों को, थोड़ी देर के लिए ही सही, वो अपना वो कहते हैं ना एस्केपिज्म, उससे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रियलिटी तो यही है जो हो रहा है, लेकिन कुछ पल के लिए अगर उस डिप्रेशन के से क्या, एक थिन लाइन होती है, आप जब अपने आप को मारने का सोचते हो, इट्स अ स्पर ऑफ ए मोमेंट, अगर उस चीज से हम निकाल लाए लोगों को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स मुझे लगता है कि होने चाहिए, और ताकि लोगों को एक एनर्जी मिल सके, और जो जैसा माहौल चल रहा है इस वक्त का, उससे कुछ पल के लिए ही सही उनको निजात मिल सके। और अभी जो मैंने ये प्ले किया, ये एक स्किज़ोफ्रेनिक लेडी की कहानी है जो अपना ट्रीटमेंट करवा रही है। ये बहुत बड़ा प्ले है, लेकिन उसको मैंने शॉर्ट किया क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी इससे ज्यादा, क्योंकि मैं सच में कहूँ मेरा बिल्कुल ठीक नहीं है माइंड इस वक्त, लेकिन मुझे लगा कि करना ही चाहिए। जिस तरह से मैंने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम निकाल सके, लेकिन अगर इस वक्त हम कहें कि रोल को जीना, करैक्टर को जीना, वो कहीं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में वही चीजें चल रही हैं। क्योंकि जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती, जिंदगी तो नियामत है, और जब वो जिंदगी ही नहीं रह रही, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में वो चीजें चल रही हैं और आप एक्ट कर रहे हो, तो उसमें आप आई डोंट थिंक 100% दे सकते हो। लेकिन एक कोशिश की मैंने, और इसको जो लिखा है वो JNK के एक बहुत बड़े राइटर हैं, जम्मू कश्मीर में उनका बहुत बड़ा नाम है, उनका, बहुत एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर। विक्रम शर्मा की लिखी हुई ये स्टोरी थी, और उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, बहुत खूबसूरत नाटक लिखे हैं। उनके कुछ नाटक भारतेंदु में भी सिलेक्ट हुए हैं, और काफी बड़ा नाम है उनका JNK में। लेकिन उस नाटक का मैंने एक पीस लिया और इसको मैंने यहाँ करने की कोशिश की। थैंक यू काजल, आपने इतनी खूबसूरती से अपनी बात रखी है, और आपने इसमें एक उल्लेख किया, जहां तक जितना जो इस एक अंश था, उस अंश में आपने कैंसर का जिक्र किया है, और इतनी खूबसूरती से, और वो घास और उसको आपने इतने अच्छे से वो डिपिक्ट किया, और आपकी आवाज जो आमतौर पर हम एक्टर्स की, और मैं खास तौर से डायलॉग पर बहुत मैं जोर देती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर हम संवाद अच्छे से बोल पाए तो हमें कुछ एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ ही हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे बॉडी मूवमेंट अपने आप साथ साथ चलते हैं। और वो मैं देख रही थी, और मैं बहुत बारीकी से देख रही थी। मैं आपको पहली बार एक्ट करते हुए देख रही थी, हमारी आपसे मुलाकात है, बातचीत है, बहुत सब कुछ है, लेकिन आपको एक्ट करते हुए मैं पहली बार देख रही थी। मैं बड़ी बारीकी से इस बात को ऑब्जर्व कर रही थी कि आपकी आवाज, आपकी संवाद अदायगी, आपका वॉइस, आपके डिक्शन, और उस इमोशन को कैरी करते हुए आवाज और चेहरे का एक्सप्रेशन जिस तरीके से आप कर रही थी, वो एक बहुत ही सधे हुए अभिनय की मांग करता है। और लगातार थिएटर पैशनेट जो लोग होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि थिएटर के लिए पागल, तो वो वैसे पागल लोगों के भीतर वो चीज दिखती है। तो मैं आपको भी अगर थिएटर पगलेट कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं करूंगी, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको थिएटर पगलेट कहूँ। तो एक फिल्म भी आई थी पगलेट, तो वो बिल्कुल वैसा। और हमारे यहाँ तो पगलेट बोलते ही हैं कि कोई वैसे अरे पागल है। तो ये प्रतिमा पगलेट है, हम पगलेट हैं, काजल पगलेट है, हमारे जैसे जितने भी लोग हैं जो जुनूनी हैं, जो हर समय कुछ न कुछ करते रहने के लिए बेचैन रहते हैं, वे सब के सब पगलेट हैं। तो आप भी हमारी उस पगलेट कम्युनिटी में हैं। काजल, मुझे आप ये बताइए कि मुझे अभी अभी आपने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। आप दूरदर्शन के इसके टीवी सीरियल्स आपने बहुत सारे लिखे हैं, और आपने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। आप इन्हें कब प्रकाशित कर रही हैं? क्योंकि हम थिएटर वालों को आमतौर पर ये कहा जाता है, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आमतौर पर कहा जाता है कि हिंदी में नए नाटक मिलते नहीं, जिसपे हम हमेशा जो है हम प्रवचन देते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि अब
ऐसे नए नाटक आए, और खास तौर से क्योंकि हम जब नाटक, जो भी नया नाटक आते हैं, देखिए हम हिंदी पट्टी के लोग हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह के, तो वहाँ की माटी से कमोबेश हम परिचित हैं। जम्मू कश्मीर की माटी से हम बहुत ज्यादा हम परिचित नहीं है। मैं तो परिचित नहीं हूँ, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से कहूँ, एक बार बस गई हूँ, जो थोड़ा बहुत देखा है। तो मैं चाहूंगी कि वहां की माटी की चीजें, आप नाटक आप लेकर के आए, क्या आपकी योजना है इसके बारे में? मैंने अभी तक 15 नाटक लिखे हैं, जिसमें सीरियल्स भी हैं, टेली सीरियल्स भी हैं। टेली सीरियल्स तो खैर अलग ही हैं, लेकिन नाटक जो मैंने लिखे हैं वो 15 लिखे हैं। और मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं उनको कभी पब्लिश कर रहा हूँ। कविताएं मैंने बहुत लिखी, बचपन से ही लिखी रही हूँ कॉलेज टाइम पे, क्योंकि पापा मेरे राइटर रहे हैं और उनका बहुत बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर में एज अ राइटर। तो उनकी राइटिंग पे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स उर्दू डिपार्टमेंट के रिसर्च कर रहे हैं उनकी राइटिंग पे। तो राइटिंग का मैंने उन्हीं से सीखा, और उन्होंने लिटरली मुझे, मेरे मैं लिखती थी और मुझे बताते थे इसमें क्या कमी है। 8 साल की उम्र में मैंने पहला रेडियो के लिए पहला लिखा, जो वार्ता होती है। कभी 8 सोचा साल ही की नहीं कि उम्र मैं में आपने लिखा? पहला लिखा, हाँ, क्या 8 बात, साल की उम्र में क्या मैंने पहला बात, रेडियो बहुत बहुत वार्ता थी खूब, वो लिखी। क्या बात तो है। थैंक यू, थैंक यू। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं उनको पब्लिश कराऊंगी। कोरोना के टाइम मुझे लगा कि शायद मैं अपनी कविताएं, क्योंकि एहसास है, कविताएं तो मैं इनको नहीं कहूंगी, अपने एहसास हो। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि कविताएं तो आप दे दो अपनी पब्लिश करने के लिए। तो मैंने कोरोना टाइम में अपनी कविताएं, जो मैं इतने जी, सालों से आपका एक लिखती कविता संग्रह आया है, ख्वाबों की चांदनी, मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत कविताएं हैं, कवर भी बहुत खूबसूरत है, और बिल्कुल वो कश्मीर है ख्वाब में उनमें। ही जैसे ले जाता है वो। कश्मीर है उनमें। तो जी। मैंने फिर कभी सोचा नहीं। तो ऐसे ही मेरे मुझसे डॉक्टर प्रताप सहगल का, मैं ऐसे शख्सियत में एक बार इंटरव्यू करी थी, उनको मैंने बोला कि मैंने इतने लिखे हैं। तो उन्होंने मुझे ऑन शो में उन्होंने मुझे कहा कि जिस तरह से आपने कहा कि नाटक नहीं है हिंदी के और आप छुपा के बैठे हो, उन्होंने मुझे कहा कि तुम छुपा के बैठी हो अपने नाटक, तो तुम्हें ये देना चाहिए और तुम दो। फिर उन्होंने मुझे 2-3 बार फोन करके कहा कि तुम मुझे अपना नाटक भेजो। तो मैंने उनको अपना पहला नाटक, जो बहुत सारे नाटक है उनमें हब्बा खातून, जो मैंने अभी लेटेस्ट किया है, उसके 6-7 शोज किए मैंने दिल्ली में, तो मैंने उनको हब्बा खातून भेजा। तो हवा हब्बा खातून, खातून। जी। तो अब तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी काजल कि अब आप जल्द से जल्द हब्बा खातून के स्क्रिप्ट पर रीवर्क करें और जल्द से जल्द उसे लेकर आए, ये बहुत ही तो इंटरेस्टिंग प्ले रहेगा। जी, मैं इस बारे में पूरी तरह से मुतमईन हूँ। आप बताइए कि आप कब लेकर के आ रही हैं? वो पब्लिशिंग के लिए गया हुआ है। प्रताप ओ, सर ने इसका भूमिका भी लिखी है। लेकिन क्या बात, अभी बहुत खूब। वो है एक दो नाटक और हैं। एक तो लल्लेश्वरी पर है, कश्मीर की जो फर्स्ट सूफी पोइटस थी, हाँ, उनके लल्लेश्वरी, जिन्हें हम ललदेव के नाम से नल जानते जब हैं, ये कहते वो। हैं, हाँ जी, वो नाटक गया हुआ है पब्लिशिंग के लिए। और एक मेरा एक युद्ध और करके नाटक गया हुआ है, वो एक विमेन इमेंसिपेशन पे है कि एक लड़की किस तरह से ड्रग्स के खिलाफ अकेली खड़ी होती है। तो ये 3 नाटक मेरे पब्लिकेशंस के लिए गए हुए हैं। बहुत बहुत पब्लिकेशन के लिए गए हुए हैं। जी, जी, जी। क्या बात। और हाँ, आप एक और मैं नाम ज़िक्र लेना भूल गई, हीर रांझा, कि मैंने 20 शोज़ किए हैं और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में। तो वो नाटक भी मेरे पापा ने वारिस शाह पे बहुत काम किया था। तो लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो फिर मैंने इसको पूरा पापा की पोएट जो पापा ने लिखा था पोएट्री वगैरह करके उसको मैंने कंप्लीट किया। नाटक मैंने वो लिखा, हीर रांझा को दोबारा से रीराइट किया, उसके मैंने 20 शोज़ किए हैं। वो नाटक भी मेरा गया है पब्लिकेशंस के लिए, एक ही जगह दिया हुआ है। लेकिन आई डोंट नो कैसे क्या होगा, क्योंकि अभी तो सब रुका हुआ है। मुझे लग रहा था कि इस साल तो शायद 3-4 नाटक तो आ नहीं, ही कोई जाएँगे। बात, देखिए मैं, कोई बात नहीं, इस साल आपके लिए एक कविता की किताब आई है, और इस कविता की किताब से आपने एक बहुत खुशगवार आमद की है, और वह खुशगवारी बनी रहे। और अभी तो सही है, अभी तो चारों तरफ जिस तरीके की स्थितियां हैं, वैसे में अंधेरा है। किताबों की पब्लिकेशन और इन सब पर तो अभी किसी का ध्यान भी नहीं है। हमारा भी ध्यान नहीं है, आपका भी ध्यान नहीं है, किसी का भी ध्यान नहीं है। लेकिन वो गया हुआ है, ये आपके यहाँ से निकल गया है, ये बहुत अच्छी खबर है। अब ये होता है ना कि जब हमने तैयारी करके हमने भेज दिया, तो भेज दिया तो इसका ये मतलब है कि हमारे यहाँ से पूरी तैयारी हो गई और हमने इसको बाहर भेज दिया। अब वो वहां पर है, और जब सिचुएशन नॉर्मल होंगी, चीजें ये ठीक होंगी, और हर मुसीबत जो है, हम तो ये कहते हैं कि समय एक पहिया है, और सुख का पहिया ऊपर आता है तो वो फिर नीचे जाएगा ही, दुख का पहिया ऊपर आएगा ही। लेकिन दुख का पहिया अगर अभी ऊपर आया हुआ है तो उसको भी नीचे जाना ही जाना है। ये सारे समय ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। हम बस यही कामना करें कि ये स्थिति जल्द से जल्द यहाँ से खत्म हो। केवल हिंदुस्तान से ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से यह स्थिति खत्म हो, और हम फिर से अपने बिल्कुल उस नॉर्मल लाइफ में हम लौटें,
जहाँ हम एक दूसरे के साथ वही जिसे हम कहते हैं ना कि 25 की जगह पे हम 50 लोग इकट्ठे हों और बदन में बदन सटा करके और घुस करके और ये करके हम जो अपनी जिंदगी और देखना, नाटक देखना और फॉयल पे बैठ करके देखना, सीढ़ियों पे बैठ के देखना, खड़े होकर के देखना, ये तमाम चीजें जो अभी मैंने खुद महसूस की कि अभी जब मैं नेमीचंद जैन सम्मान लेने के लिए गई थी, तो वहां चूंकि ये कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा था, ढेर सारे लोग पीछे खड़े थे, मैंने दरवाजा हॉल के बाहर खड़े थे और सबका यही कहना कि हम प्रोटोकॉल कंप्लीट पूरा करेंगे, हम मेंटेन करेंगे, हम दूर दूर खड़े रहेंगे, हमें देखने दीजिए, जाने दीजिए। तो ये जो है कि थिएटर के प्रति जो लोगों की ललक है और लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हम भी चाह रहे हैं कि वो दिन जल्द से जल्द आए और जल्द से जल्द आ करके और हम जल्द से जल्द फिर उस नॉर्मलसी की ओर लौटे। और काजल के नाटकों का तो हमें इंतजार रहेगा क्योंकि हवा खातून और लल्लेश्वरी, ललदेव को मैंने वेद राही जी के मार्फत अच्छे से जाना, मैंने उनकी किताब पढ़ी और उन फिर वो जाना और फिर मैंने देखा कि मतलब मैंने आपसे कहा ना कि हम जब कोई हमारा भौगोलिक एरिया कहीं किसी दूसरी थोड़े सुदूर में चला जाता है तो वहां से चीजें कम आ पाती हैं और हिंदी संसार में। तो मैंने देखा कि जैसे मैं कोई तुलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मीराबाई को जिस तरीके से हम लोगों ने जाना है, जितना उनको पढ़ा है, उस तरीके से हम लल्लेश्वरी को या ललदेव जिन्हें हम कहते हैं उन्हें हमने नहीं पढ़ा है। तो अब उनको लाने का काम आप जैसे लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि वो लल्लेश्वरी आपके रग-रग में बसी हुई हैं। लल्लेश्वरी के पूरे पूरे जीन्स को आपने महसूस किया होगा, आपने जिया होगा, आपने देखा होगा और वो उनके जो वाइब है और उनकी जो भक्ति है और वो जो एक बिल्कुल वो एक निर्गुण उपासक की तरह जो है कि जहाँ वो बिल्कुल सारी चिंता छोड़ करके वो वन भटकी हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि लल्लेश्वरी जो मैंने लिखा, मेरी मम्मी संस्कृत नाटकों से जुड़ी रही हैं। उन्होंने बहुत सारे संस्कृत नाटक किए, पापा मम्मी दोनों थिएटर से जुड़े रहे हैं। तो मम्मी सिंगर भी रही है क्लासिकल और कॉलेज में वो प्रोफेसर रही है संगीत की। वो बचपन से एक मम्मी कश्मीरी है, पापा जम्मू के हैं, डोगरे। तो दोनों कल्चर का अच्छा। समावेश एक तो रहा और दूसरा मम्मी ललवाक बहुत गाती रही है। तो बचपन हुँ, से वो जो ललवाक कश्मीरी में वो हमने बहुत सुने हैं। तो कहीं ना कहीं हुँ। जो प्रेरणा होती है वो वहीं से मिली है ललेश्वरी। क्या बात! तो वहाँ मतलब बल्कि ये अब ये सोच करके सुन करके बहुत आम तौर पर क्या होता है कि एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में उस जॉनर के प्रति आकर्षण थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम संगीत में हैं तो पता चलता है कि हमारी अगली पीढ़ी उसका इंटरेस्ट नहीं है या हमारी पिछली पीढ़ी का था, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, फिर उसके बाद की पीढ़ी में वो आ जाता है इंटरेस्ट। तो लेकिन आपने उस विरासत को अपने मम्मी-पापा के विरासत को और संस्कृत नाटक और विजय सूरी जी जहाँ तक मुझे समझ में आता है आपके पिताजी का नाम है और उन्हें मैंने देखा फिर सर्च किया और फिर देखा हमने कि किस तरीके से वो उन्होंने अपने समय में कितना काम किया है और आप उस परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। ये तो क्या उसे हम कह सकते हैं? उसे हम सिर्फ़ ये कह सकते हैं कि अपनी विरासत को लेकर के आना और उसे और समृद्धतर करना। तो उसी समृद्धतर करने की ही माँग में फिर से मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अम, जल्द से जल्द ललेश्वरी को भी आप लेकर के आएँ और मैं पढ़ने को उत्सुक हूँ, मैं हवा खातून पढ़ने को उत्सुक हूँ, मैं ललेश्वरी पढ़ने को उत्सुक हूँ और साथ-साथ मैं ये चाहूँगी कि आपने बहुत से सीरियल्स की स्क्रिप्ट लिखी है। देखिए हिंदी में स्क्रिप्ट्स बहुत कम हैं, बहुत कम स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं प्रिंटेबल फॉर्म में। तो आप जो अगर प्रिंटेबल फॉर्म में अगर उसको लेकर के आती हैं, तो ये स्क्रिप्ट लिखने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा रेफरेंस मटेरियल का काम करेगा। क्योंकि स्क्रिप्ट है नहीं। हिंदी में आप देखेंगे स्क्रिप्ट है नहीं और बहुत फ़िल्मों के स्क्रिप्ट नहीं है, सीरियल के स्क्रिप्ट नहीं है। बहुत कम और कम जो भी हैं वो बहुत कम स्क्रिप्ट्स हैं फ़िल्म के भी या सीरियल के भी। स्क्रिप्ट राइटिंग पर किताबें नहीं हैं, मनोहर श्याम जोशी जी की किताब है और कुछ और लोगों की किताबें हैं, लेकिन किताबें नहीं हैं। तो वैसे में आपका उन स्क्रिप्ट्स को भी लेकर के आना, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि ये हिंदी के ऊपर
और हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार होगा। बहुत से लोग जो स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, आपके स्क्रिप्ट को पढ़ करके समझ पाएंगे। और ये मुझे जहां तक लग रहा है कि ये उस समय की स्क्रिप्ट होगी जब केवल और केवल दूरदर्शन का काल था। तो बिल्कुल दूरदर्शन के समय में जो स्क्रिप्ट और जो आप सब ने जो सीरियल देखे होंगे और याद करें उस समय के, जब हमारे पास प्राइवेट चैनल्स नहीं थे और केवल दूरदर्शन थे, तो क्या एक कोहेसिव एटमॉस्फेयर होता था, पूरी की पूरी कहानी होती थी और उसमें छा 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 वाली चीजें जो है वो नहीं होती थी। और बार बार एक ही इमोशन पे जो है, घर में अगर 25 लोग हैं तो 25 लोगों के इमोशन नहीं दिखाए जाते थे। बाकायदा एक कहानी बुनी होती थी और वो बाकायदा वो कहानी वो इतनी रियलिस्टिक लगती थी कि हमें लगता ही नहीं था कि हम सीरियल देख रहे हैं। हमें लगता था कि हम घर परिवार को ही हम जी रहे हैं, अपने आसपास को ही जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने उस समय का वो लिखा होगा, तो ये तो और भी एक अपने आप में कहेंगे कि एक बहुत ही दुर्लभ चीज आप लेकर के आए, तो उसे भी आप लेकर के आए हमारे साथ। और मुझे उम्मीद है कि अभी तो आपने बहुत खुशखबरी हमें दी और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप के 4 नाटक प्रिंट के लिए गए हुए हैं, छपने के लिए गए हुए हैं और जल्द ही वो हम लोगों के पास उपलब्ध होंगे। और मैं चाहूंगी, आप डोगरी भी जानती हैं, मैं थोड़ा सा आपका समय और लूंगी। और मैं डोगरी आप जानती हैं और डोगरी का फोक भी आप जानती हैं, क्योंकि थिएटर वाला सब कुछ जानता है, वो नहीं जानेगा तो अच्छा थिएटर नहीं कर सकता है, ये मैं जानती हूँ। तो मैं आपसे चाहूंगी कि चलते चलते आप हमें एक हिंदी की कविता और एक डोगरी की कविता अगर आप सुना सकें। मैं आपको एक तो डोगरी का फोक सुनाऊंगी, जो टिपिकल हाँ, फोक है। बिल्कुल उसकी बिल्कुल बिल्कुल। दो लाइन्स सुनाती हूँ, 2 लाइनें सुनाती हूँ उसकी। जी। जनमाड़ा चढ़या ऊपर बसोलिया, जनमाड़ा चढ़या ऊपर बसोलिया, बनी जाया पखरू ते मिली जाया चोरिया, बनी जाया पखरू ते मिली जाया चोरिया, मिलना जरूर मेरी जान हो, बड़ागी बसोस मेरी जान हो। जनमाड़ा चढ़या ऊपर बावे, जनमाड़ा चढ़या ऊपर बावे, रार पार किया बा तभी ठाठा मारे, मिलना जरूर मेरी जान हो, बड़ागे बसोस मेरी जान हो। थैंक यू। क्या बात है, आनंद आ गया। और क्या जो आवाज में जो पेचो कम है, जान हो, तो इसमें तो सही में जान जान ले लो न जान हो, कुछ वो वैसा ही हो गया कि जान ले लो हमारी, आपको बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू काजल, सो मच, थैंक यू सो मच। आज आपने सही में आज आकर के आपने, क्योंकि मैं भी आज
थोड़े से बहुत ही एक माहौल का जो है वो एक अवसाद, और उसके साथ साथ क्योंकि मैं भी अभी कोरोना का ये कोविशील्ड का सेकेंड डोज लगवा के आई हूँ, तो बहुत दिन भर बस मैं बिस्तर पर ही हूँ। लेकिन आज आपने हमें भी इतना, अब आपने मुझे स्फुरित कर दिया, इतना मुझे ऊर्जास्वित कर दिया कि मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं सही में अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, कला, संस्कृति, साहित्य, कविता, कहानी, नाच, नृत्य, संगीत, ये सब हमें एक आत्मिक और एक दिव्य अनुभूति की ओर ले जाते हैं, और ये हमारे अपने मन को मजबूत करने का काम करते हैं। इसलिए ये जो आम तौर पर ये लोग ये मान करके चलते हैं कि अरे ऐसे समय में हम कविता करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, या मूड नहीं कर रहा है, या नाटक करने का मूड नहीं कर रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि आप कविता पढ़ करके, कहानी पढ़ करके, नाटक करके, आप न केवल, हम सबसे पहले अपने ऊपर अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, और साथ साथ अपने आसपास को सहेज रहे हैं। अभी ये सहेजने का समय है। आपने जो कहा कि मैं बहुत विचलित हुई थी, और आपने कहा था कि आपकी पहचान के एक लड़के ने इस डिप्रेशन के माहौल को नहीं वो झेल सका, और उसने 5वें फ्लोर से कूद करके उसने सुसाइड कर लिया। ये आशंकाएं बहुत बढ़ेंगी। ये आप देखेंगे तो हर पेंडेमिक और हर इस तरह के, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, या उसके बाद का फेमीन हो, उसके बाद का सब कुछ हो, जो जितने भी इस तरह के बड़े महामारी है या बड़े संकट आए हैं, उसके बाद उतना ही बड़ा डिप्रेशन बढ़ा है। और उसी समय संस्कृति कर्मियों की सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है कि वो इस अवसाद से लोगों को निकालें, और यहाँ भी उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमें अपने आप को तैयार करना है, प्रतिमा को अपने आप को तैयार करना है, काजल को अपने आप को तैयार करना है, और हमारे जितने लोग हैं उन सबको। मैंने इस बात को लिखा था तो लोगों ने बहुत जी किया, और अब ये अच्छा लग रहा है कि अब लोग उसी पॉजिटिविटी, उसी सकारात्मकता, उसी ताकत, उसी शक्ति की बात कहने लगे हैं, जो बहुत जरूरी है। काजल, बहुत आपका धन्यवाद फिर से कि आप आई, और अब मैं मंच प्रतिमा को सौंपती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इसे समापन की ओर ले जाएं, जैसा वो चाहें। प्रतिमा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप प्रोग्राम में उपस्थित हुई, और काजल जी के वो सारे पहलू जिनको जानना ज़रूरी है। और मुझे तो हैरानी हो रही है कि हम लोग इससे पहले काजल जी को यहाँ लेके क्यों नहीं आए। आज वो आई हैं, और किन्हीं वजहों से एक अलग ही मनस्थिति में वो है, लेकिन उसके बावजूद इतनी सुंदर प्रस्तुति आपने दी। और जो आपने बताया कि सिजोफ्रेनिक स्त्री की कहानी थी वो, और पता नहीं क्यों मुझे लगा उस वक्त, ये लगा सुनकर कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं, ये मेरा कहना शायद कुछ लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं उसी सिजोफ्रेनिक फेज में पहुंच गए हैं। हर कोई डरा हुआ है, लग रहा कोई कोई कुछ हो जाएगा हमारे साथ। हर किसी को लग रहा है कि कुछ कहीं हमारे अपनों के साथ ना हो जाए। पता नहीं कौन हमारे लिए खतरा है, जिससे हम हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जिसके गले लगना चाहते हैं, लगता है कहीं यही खतरा न बन जाए हमारे लिए। दूरी रखो, डिस्टेंस करो, मिलो मत, ये जो रोक टोक लग गई है बीमारी के चलते, जो कि जरूरी भी है फॉलो करना, इन सब ने हमें मानसिक रूप से थका दिया है। क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी से आते हैं, वहाँ लोग दौड़ के गले लगा करते थे, दौड़ के हक करते थे, दुख सुख पूछते थे, और हाथों से खाना खिलाना और प्यार, छू के प्यार करना, ये हमारी टेंडेंसी रही है। तो बहुत मुश्किल का दौर है, लेकिन जैसा कि दीदी ने कहा कि हर मुश्किल दौर से जब हमें निकलना होता है, तो हम आस और उम्मीद के साथ उनको ही देखते हैं जिनके पास अतिरिक्त ऊर्जा है। और हमेशा से रचनात्मक लोगों के पास अतिरिक्त ऊर्जा रही है, कलाकारों के पास, लेखकों के पास, सिंगर्स के पास, वो लोग जो अपने लिए भी बचा लेते हैं ऊर्जा, और दूसरों के लिए भी उनके पास होती है उतनी अर्जित ऊर्जा। तो काजल जी, आपने बहुत सुंदर, और आपका जो प्रेजेंस है वो इतना अच्छा लग रहा है आज हमें। और हम जरूर चाहेंगे कभी जब सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, हम वापस अपनी वही सुंदर जिंदगी जीना शुरू कर दें, तो एक बार बैठ के आपके पूरे कृतित्व पर हम बात करें लंबी चौड़ी। और आप ढेर सारी खुशियों के साथ मुस्कुराती हंसती हुई, और जो आज आपके चेहरे पे हल्की सी उदासी की परत आज दिख रही है, वो भी धुल के साफ हो जाए, और सब कुछ अच्छा हो।
जो बीत गया है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला कल सुंदर ही हो, कोई और बुरी खबर सुनने को ना मिले, यही उम्मीद हम रख रहे हैं। और इस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए जो सबसे बड़ी आज की शर्त है वो ये है कि हम खुद को जिंदा रखें, खुद को स्वस्थ रखें, खुद को आशा के साथ, क्योंकि जब हम रहेंगे, एक है गाने की एक लाइन है, बड़ी कमाल की लाइन है कि आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे। तो बचे रहना जरूरी है आज के जमाने में। और अपने लिए, अपनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मंच सजाया है। और हम लोग पिछले बहुत महीनों से एक निश्चित समय पर आते हैं, शाम को मिल बैठते हैं, बहुत सारी बात करते हैं। जितने लोग हम लोगों को देख रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए। आपके ही प्यार से दूसरे सीजन के 11वें एपिसोड को हम पूरा कर चुके हैं। 2 एपिसोड हमारे और बाकी हैं जो इतनी ही आशाओं से भरे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए मैं विदा लेना चाहूंगी, दीदी अगर इजाजत दे तो हम लोग प्रोग्राम को खत्म करेंगे, क्योंकि काजल जी को भी थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि वो रिलैक्स हो जाएं। तो हम लोग भी कल से परेशान थे उनसे कनेक्ट होने के लिए। और मैं भी ये सोच रही थी, दीदी ने कहा था कि बहुत प्रेशर के साथ या किसी को बहुत मानसिक रूप से अगर नहीं वो स्वस्थ है, लेकिन फिर हम लोगों ने यही सोचा कि नहीं, गैप नहीं होना चाहिए। और काजल जी को सैल्यूट है कि उन्होंने तुरंत यस कहा। मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी, एक तो थैंक यू जी विवादी आपका, और दूसरा थिएटर्स मेडिटेशन, और मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम एक नई ऊर्जा के साथ बाहर निकलते हैं। उसी तरह जो मैं शो करने से पहले जो मेरा मेंटल स्टेट था और अब था, उसमें बहुत फर्क है। दिस इज द पावर ऑफ थिएटर। आप चाहे यहाँ करें, ऑनलाइन करें या आप स्टेज पे बिल्कुल। करें। और काजल जी, आपको आज शाम यहाँ लाना है, लाना ही है। जो दीदी की ये सोच थी और हमारी कोशिश थी, उसके पीछे यही हमारा विश्वास था कि आप इतनी देर हमारे साथ रहेंगी ना, तो मुस्कुराहट की कुछ वजह तो आपको मिल जाएंगी और हम सबको मिल जाएंगी आपके साथ साथ। तो ये स्टेट ऑफ माइंड बना रहे, हमारी बस यही प्रार्थना है आज अपने लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि सबका ये स्टेट ऑफ माइंड बना रहे कि सब अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा। आशा बनाए रखिए। जिंदगी इम्तिहान जरूर ले रही है, लेकिन बहुत जल्दी हम इस इम्तिहान में अच्छे अंकों के साथ पास हो जाएंगे और हम फिर मिलेंगे। दीदी धन्यवाद, काजल जी धन्यवाद, आप दर्शकों का धन्यवाद। अगले मंगलवार रात 8 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखें, आप सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और काजल तुम्हारा बहुत 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 हृदय से आभार। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।